गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 7 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स आज रिपीटेड रहने वाले हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीक्स में। जैसे सेम सेक्स मैरिज वाला टॉपिक है, ये हम लोग कर चुके हैं। कुकी चिन ट्राइब वाला भी किया जा चुका है। कास्ट बेस्ड सेंसस थोड़ा सा हम लोगों ने करवाया था, लेकिन इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है। वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। पीस कीपिंग फोर्सेस वाला भी रिपीटेड टॉपिक है, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं या अभी नए हैं, जिनके पास पुराना कंटेंट नहीं है, उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके भी एक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ग्रीन बोर्ड्स क्या होते हैं ये आपको बताऊंगा। इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है और ये बार बार यूज़ भी किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए हमें क्या होता है। एक एडिटोरियल सेक्शन में आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज और कॉरपोरेशंस। कई लोग ना ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉरपोरेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कंपेयर क्यों नहीं किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कॉरपोरेट से अलग कैसे होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलता हूँ कि अभी जनवरी में ही हम बहुत जल्दी अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने डिले कर दिया है तो मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए और फर्दर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 के लिए अगर आप अटैम्प्ट दे रहे हैं तो 22 जनवरी से हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है, आप इसको भी आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज जो यूट्यूब पे हमारे आने वाले हैं वो भी बहुत जल्दी ही आएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सभी स्टूडेंट्स ने लाइक करना है, क्योंकि आप रेगुलरली हमारे लिए मेहनत करते हैं भैया, देखते हो, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है बेसिकली ये। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता हूँ तो पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। आपने कोई सजेशन देना है, सजेशन वगैरह दे सकते हो। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या कहता है, देखिए पहला टॉपिक है भैया, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल प्लीज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। पुराना टॉपिक है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बता देता हूं आपको कि देखिए इंडिया में ना, दिल्ली में, चेन्नई में, केरला के अंदर, कई सारे हाई कोर्ट के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लेके कई सारी पिटीशंस डली हुई थी, जिनके ऊपर काफ़ी समय से जो है सुनवाइयाँ वगैरह हो रही थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम इस पूरी समस्या का समाधान एकदम ही कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने भी केस पेंडिंग थे अलग अलग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उससे खुद को ट्रांसफर कर लिया है। ये है न्यूज़। न्यूज़ की डिटेल में अगर थोड़ा सा जाए, देखिए दिल्ली में पिटीशन डाली गई थी 2-3 लोगों के द्वारा। देखिए हमारे यहाँ पे जो मैरिज है ना, वो 2 कानून के थ्रू जो है वो हैंडल होता है हमारे देश में। एक होता है हमारे पास पर्सनल लॉज, ठीक है, पर्सनल लॉज जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, शरिया, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। एक तो पर्सनल लॉज होते हैं और एक हमारे पास होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। पर्सनल लॉज में तो पर्सनल हो गया, इसमें तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्चुअली ये जो सेम सेक्स मैरिज वाली जो पिटीशंस डाली गई हैं, इनका ये कहना है कि सर हमें पर्सनल लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं चाहिए, वो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है उसको चलने दीजिए। हमारा कंसर्न है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट दोस्तों क्या कहता है, अगर 2 आदमी, 2 इंसान, अगर वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं या वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस केस में उनकी मैरिज करवाई जा सकती है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। बट यहां पे सेम सेक्स मैरिज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर 2 लोग जो मैरिज करते हैं उसमें एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। यहां पे ये डिस्क्रिमिनेटरी है, उसमें पार्टनर्स की बात नहीं कही गई है। ठीक है, पार्टनर तो कोई भी हो सकता है, 2 फीमेल भी हो सकती हैं, 2 मेल भी हो सकती हैं। वो स्पेशली बात करता है मेल और फीमेल की, इसी को लेके सारा पंगा है। तो जितनी भी पिटीशंस डाली गई हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब, क्योंकि 2018 में नवतेज जौहर जजमेंट के तहत जब सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है, जब इंडिया में सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी मेल और फीमेल को रिप्लेस करके पार्टनर से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि कोई भी 2 लोग आपस में मैरिज कर सकते हैं, चाहे दोनों पुरुष हो चाहे दोनों स्त्री हो। ये जो है बेसिकली डिमांड कही गई है, ठीक है। इंडिया में अभी तक सेम सेक्स मैरिज को ऑफ कोर्स
लीगल तौर पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे प्रोटेक्शंस दी जाती हैं कोर्ट के द्वारा, क्योंकि लिव इन पार्टनरशिप को भी, लिव इन रिलेशनशिप को भी एज ए मैरिज का दर्जा दिया जा चुका है, और लिव इन रिलेशनशिप में 2 सेम सेक्स कपल भी रह सकते हैं। ठीक है, कई सारे प्रोविजन है हमारे यहाँ पे, जैसे एक तो अरुण कुमार वर्सी एंड श्रीजा वर्सेस द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ओर्स, ये मदुरई का केस आया था, और इस मदुरई के केस में भी उन्होंने बेसिकली आइडेंटिफाई किया है ब्राइड जो है, ब्राइड फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है इन केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो इन्होंने ये इंक्लूड किया है, डायरेक्टली नहीं बोला है लेकिन ये ऐसे इनडायरेक्टली। शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स, हदिया केस भी इसको कहा जाता है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया किसी को भी अपनी मैरिज का पार्टनर चुनने का अधिकार है, और वो पार्टनर कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप मेल हो तो आपका पार्टनर फीमेल ही होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट का तो यहाँ पे स्टैंड वही है जो आपको पता है। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारा जो प्रेजेंट कानून है उसके हिसाब से हस्बैंड और वाइफ, मतलब पुरुष और स्त्री 2 ही हो सकते हैं एज अ हस्बैंड और वाइफ। सेम सेक्स मैरिज को हम लोग एज सच रिकग्नाइज नहीं करते हैं, बट लेट्स सी अभी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है, नहीं लेता है। 30+ कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है। और देखिए यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं, वैसे अगर मैं बताता चलूँ, एक होता है सिविल अलायंस और एक होती है प्रॉपर मैरिज। ठीक है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। सिविल अलायंस में तो मतलब 2 सेम सेक्स कपल हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको सारी प्रोटेक्शन दी जाती है। मैरिज मतलब लीगल तौर पे आपकी मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज पर कानून। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। मोस्टली कंट्रीज में, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो सिविल अलायंस अलाउड है, लेकिन 30+ कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज भी अलाउ की जा चुकी है। जैसे यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में, कनाडा, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, मैनी यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, जो ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्स मैरिज अलाउड है। अभी इंडिया में जो है सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था आपसे मैंने कल एक एलिफेंट वाला, जिसका आंसर हो जाता है 1 और 2। ठीक है, तो ये 40 ईयर्स नहीं था, एक्चुअली 45 ईयर्स था। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वो केरला में नहीं है, हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में पाई जाती है, तो ये 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। 2020 का क्वेश्चन है ये बेसिकली यूपीएससी का। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों अपना कहता है कोकी चिन रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम सेज एमपी। तो न्यूज़ तो कोई खास दमदार नहीं है। बेसिकली बात यह है कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो कुकी और चिन ट्राइब्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं एज अ रिफ्यूजी, क्योंकि एक कुकी चिन नेशनल आर्मी है। ठीक है, कुकी चिन नेशनल आर्मी है जो सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं भाई, और बांग्लादेश की सरकार इसे कहती है ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और बांग्लादेश में टेररिस्ट को लेकर 0 टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई जाती है। तो जब इन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगी तो इनके खिलाफ एक्शन हुए। तो कुकी चिन नेशनल आर्मी के खिलाफ जब एक्शन हुए तो बहुत सारे लोग वहां से डिस्प्लेस हो गए, और वो कुकी चिन जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्राइब्स के जो लोग हैं, वो वहां से निकल के इंडिया की तरफ आने लगे, खासकर मिजोरम में। मिजोरम में ऑलरेडी बहुत सारे कुकी चिन ट्राइब रहते हैं, तो जो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है इंडिया का, इनके साथ जो है ट्राइब्स के वो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं। तो क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो एक साथ हैं, इनका जो एथनिक जो रिलेशन है वो कॉमन है काफ़ी सारे, तो इसलिए मिजोरम के लोग इनका वेलकम कर रहे थे। मिजोरम में बहुत सारे स्कूल्स में उनका एडमिशन वगैरह भी दिलवाया गया, लेकिन अभी क्योंकि इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है, तो हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने बेसिकली कई सारे ट्राइबल लोगों को जो कि बांग्लादेश से आ रहे थे उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया है या फिर वापस भेज दिया है। ये थोड़ा सा आपको बेसिकली पता होना चाहिए कुकी चिन ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है एंड ऑल दैट। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। अभी फिलहाल जो इशू है वो बांग्लादेश वाला है। रिफ्यूजीज को लेके इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड रहता है इंटरनेशनली? देखिए 1951 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक स्टेटस ऑफ द रिफ्यूजीज एक 1967 में प्रोटोकॉल साइन किया गया था। इंडिया इसका पार्टिसिपेट नहीं करता, इंडिया इसमें सिग्नेटरी है ही नहीं, बट रिफ्यूजीज को लेकर इंडिया का हमेशा से ही एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रही है। बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए, बांग्लादेश म्यांमार से आए, है ना। हमारा हमेशा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ही रहता है उनको लेके, ऐसी बात नहीं है।
कि हम लोग उनको भगाते नहीं है सच। इससे पहले भी चकमा ट्राइब वगैरह बांग्लादेश से बहुत आए, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्यूजीज़ का स्टेटस दिया, राइट एंड ऑल दैट। तो थोड़ा-थोड़ा सा आपको दोनों ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में है तो हल्का-फुल्का आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया था, आप इसको देख सकते हो। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों में ही ये ट्राइब जो है पाई जाती हैं, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे आर प्रेजेंट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी में पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के कुकी ट्राइब मोस्टली सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बाकी सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको मजा आएगा। आपके बिहाफ पे हम लोग मेहनत कर देते हैं, आपको उतना मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आपको सिर्फ मेहनत ये करनी है कि जो हम लोग कंटेंट आपको देते हैं कम से कम वो पढ़ लो। खुद से रिसर्च करने का टाइम जो है आपका सेव हो जाता है यहाँ पे, राइट। चलिए, कास्ट बेस्ड सर्वे ऑफ 12 करोड़ पीपल इन बिहार बिगिंस टुडे। बिहार बहुत समय से डिमांड कर रहे थे ये लोग कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया जाए, सेंटर से डिमांड कर रहे थे। और अभी जो लेटेस्ट सेंसस होने वाला है उसमें भी कास्ट बेस्ड प्रोविजंस डाले जाएं, बट सेंटर ने मना कर दिया। और आज से नहीं, बिहार बहुत पहले से ही कास्ट सेंसस को लेके डिमांड करता रहा है। तो भैया जब सेंटर ने इनकी सुनी नहीं तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोग खुद ही करवा लेंगे। तो बिहार में अभी शुरू होने वाला है सैटरडे से, मतलब आज से शुरू हो जाएगा कास्ट बेस्ड सेंसस। 2 फेज में करवाया जाएगा। पहले केस में हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है और दूसरे कोर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाएगा, भाई आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी सब कास्ट क्या है, वो सब पूछा जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादा फोकस यहाँ पे कास्ट और सब कास्ट के ऊपर रहने वाला है। सरकार का ये कहना है कि अगर हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में मतलब हमारे स्टेट में जो कौन कौन सी कास्ट है, तो जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं हम लोग को बेटर तरीके से ले सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग कितने पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बेटर वेलफेयर स्कीम्स को ले सकते हैं, ऐसा सरकार का यहाँ पे कहना है। लेकिन क्या नेशनल लेवल पे हमें कास्ट का नहीं पता है? देखिए, कास्ट का तब पता होगा ना जब आप सेंसस करवाओगे। सेंसस के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो का पता होता है, ओबीसीज का नहीं पता होता है। ओबीसीज का कास्ट सैंपल हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट टाइम इंडिया में जो कलेक्ट किया गया था उसे कहा जाता है दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2011 में इसको कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। बट सोशियो कॉस्टिक कास्ट सेंसस के अंदर एक्चुअली 2 चीजें इंक्लूड हुई थी। एक हुआ था इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आप कितने गरीब हो, अमीर हो, नहीं हो, और एक किया गया था कास्ट। कास्ट वाले डेटा को सेंटर के द्वारा रिलीज नहीं किया गया, सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस को ही रिलीज किया गया। सरकार का यह कहना है कि इसमें जो कास्ट वाला डेटा है इसके अंदर बहुत सारा गड़बड़ है। एक एक कास्ट का नाम 3-3 4-4 बार आ गया है, ठीक है, और हजारों कास्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। कहीं पे स्पेलिंग एरर है, कहीं पे कुछ है। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एरर था तो इसको रिलीज नहीं किया गया, इकोनॉमिक स्टेटस वाले को रिलीज किया गया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ओबीसीज की है। मंडल कमीशन का ये एस्टीमेट था कि इंडिया में ओबीसी की पॉपुलेशन जो है वो 52% है। हालांकि अलग अलग एस्टीमेट्स इसको अलग अलग कहते हैं, बट सभी 50-60 के बीच में कहते हैं, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। 1951 से लेकर 2011 के बीच में जो भी सेंसस हुआ है उसमें ओबीसी जो है कास्ट हमें नहीं पता है। लास्ट टाइम 1931 के अंदर सेंसस हुआ था जिसमें कास्ट का डेटा को रिलीज किया गया था। 1941 में कास्ट के डेटा को कलेक्ट किया गया था लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको जानने की रिक्वायरमेंट इसमें ऐसा है नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल कंक्लूजन है, जो स्टेटस है, वो ये है कि हमें एससीज और एसटीज, ठीक है, इनके बारे में पता है, ओबीसीज के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। सारा मामला यहाँ पे ओबीसीज का ही आता है। अभी लेटेस्ट जो सेंसस करवाया जाएगा सरकार के द्वारा, पता नहीं कब करवाया जाएगा, उसके अंदर भी हम लोगों ने कास्ट वाले फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। आपको क्या लगता है, क्या कास्ट को सेंसस किया जाना चाहिए? अब इसमें दोनों आर्गुमेंट आपके हो सकते हैं, यस वाला आर्गुमेंट भी हो सकता है, नो आर्गुमेंट भी हो सकता है। कुछ सेक्शन का यह कहना है कि यस, कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि जो वेलफेयर होता है, जो स्कीम्स होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो डिवाइडिंग जो पॉलिसीज हैं वो और ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाएंगी, जिससे देश में जो है, समाज में वो गलत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपको क्या ठीक लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।
2009 के अंदर जो है कंसेंसस के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2009 का, थोड़ा देख सकते हो। Between the census 1951 and census 2001, the density of the population of India has increased more than 3 times. पहला क्वेश्चन तो ये है ऑप्शन। Between census 1951 and 2001, the annual growth rate of the population of India has doubled. तो ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है जी, चलिए। All women teamed from India to keep peace in Sudan. ठीक है, सूडान अभी अभी दुनिया का लेटेस्ट कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना है। तो सूडान और साउथ सूडान दो कंट्री बन गए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो भैया वहाँ पे चल रहे हैं आपस में झगड़े, एथनिक क्लैशेस वगैरह खूब सारे चल रहे हैं। तो इंडिया ने अपना जो है पीस कीपिंग फोर्स अभी वहाँ पे भेजने वाली है, और यहाँ पे जो हम लोग फोर्स भेजेंगे उसमें रहेंगी सभी की सभी महिलाएं। ऑल वीमेन प्लेटून हम वहाँ पे भेजने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। 2007 में भी इंडिया ने ऑल वीमेन जो है पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, और ऐसा यूनाइटेड नेशन के इतिहास में पहली बार हुआ था, किसी देश ने सिर्फ महिलाओं को ही वहाँ पे भेजा है। तो एक तो ये न्यूज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो आज से नहीं, 1948 से काम कर रही हैं। कोरिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो सब यहाँ पे रहता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भैया पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशन अपनी मर्जी से भेज देता, नहीं। उस देश में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कन्फ्लिक्ट के अंदर, सभी अग्री करनी चाहिए। वो अग्री करती हैं तभी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं। अदरवाइज फालतू में रिस्क थोड़ी ना लेंगे हम लोग वहाँ पे, क्योंकि अग्री करते नहीं है, फालतू में वहाँ पे भेज दिया है। नो, क्योंकि ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करती हैं। तो इसलिए सभी का अग्री होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो है लोकल पुलिस, सोल्जर्स, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यूनाइटेड की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, बेसिकली इनके सर के ऊपर ब्लू कलर का हेलमेट होता है, इसे ब्लू हेलमेट फोर्स भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रिसेंटली ब्लू हेलमेट वाज रिसेंटली न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपसे पूछ सकता है। तो पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया इज़ द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री जो कंट्रीब्यूटर है, जो हम लोग वहाँ पे भेजते हैं। 2007 का आपको बता ही दिया, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। और अभी तक पिछले 60-70 सालों में इंडिया के अनफॉर्चुनेटली 179 सोल्जर्स जो है वहाँ पे शहीद हो चुके हैं यूनाइटेड की पीस कीपिंग फोर्सेस में, अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में, आजकल न्यूज़ में भी है भाई। ठीक है, चलिए। आरबीआई टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन 2 पार्ट्स। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको नॉर्मली पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, देखिए बॉन्ड ना एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अब सोचो वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए, बॉन्ड एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जो कि पैसे का जुगाड़ करने के काम आता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है, मान लो टाटा, ठीक है, टाटा को भैया 50 करोड़ रुपए चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, कोई भी इशू कर सकता है बॉन्ड। तो अब यहाँ पे जो है टाटा ने लिखा इस पेपर के ऊपर कि आई एम टाटा फलाना ढमकाना एंड ऑल दैट, अगर कोई मुझे 50 करोड़ रुपए देगा 5 साल के लिए, तो उसे मैं 10% का इंटरेस्ट रेट पे करूंगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स उसको पूरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन वापस दे दिया जाएगा। ये एक पीस ऑफ पेपर होता है, स्टाम्प पेपर होता है, बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो भी आदमी इंटरेस्टेड है, अगर उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो इस बॉन्ड को परचेज कर सकता है फॉर 5 ईयर्स। आप टाटा को 5 करोड़ रुपए दीजिए और बदले में पीस ऑफ पेपर आपका हो जाएगा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपका पूरा इंटरेस्ट रेट वापस करेंगे, और इसका जो पूरा मूलधन था 5 करोड़ रुपए, वो आपको वापस करेंगे। तो आपको जो इनकम हो गई वो होगी इंटरेस्ट रेट, कंपनी को पैसा मिलना था उसको पैसा मिल गया। इस तरह से बॉन्ड काम करता है। ये बॉन्ड आप बाद में मार्केट में बेच भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मजबूरी नहीं है आपकी कि 5 साल आपने रखना ही रखना है, नहीं, अगर आपको चाहो तो किसी और को बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉन्ड होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके साथ हम लोगों ने एक वर्ड ऐड कर दिया, ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन बॉन्ड। अब मान लो टाटा को थर्मल पावर प्लांट लगाना है, उसके लिए उसने जो बॉन्ड इशू किया वो तो नॉर्मल बॉन्ड होता है। लेकिन मान लो टाटा ने सोलर पावर प्लांट लगाना है, सोलर, तो सोलर के लिए जो ग्रीन बॉन्ड इशू किया जाएगा उसे कहेंगे ग्रीन बॉन्ड, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी के लिए होता है।
सोलर हो गया, विंड हो गया, कुछ हाइड्रोजन हो गया, उसे ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि क्लीन एनर्जी या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज होते हैं। इतना ही फर्क होता है बस ग्रीन बॉन्ड में और नॉर्मल बॉन्ड्स में, ज़्यादा आपको जानना नहीं है। जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैंने आपको जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने बता ही दी हैं। 2007 में पहली बार यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इसको यूज़ किया गया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक इसको जो है यूज़ करता है। अभी इंडिया और चाइना काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रीन बॉन्ड्स को यूज़ करते हैं और इशू करती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी काफ़ी बड़े लेवल पे इशू करता है ग्रीन बॉन्ड्स को। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है डिसाइड किया है भैया हमारा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हम लोग इशू करने वाले हैं 8,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब इतना डिटेल आपको जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता यूपीएससी के लिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड का बेसिकली मेन पर्पस यही होता है कि हमें फिशरी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन वाटर, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट वगैरह, इतने जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब क्लीन माने जाते हैं। इनके लिए जो बॉन्ड इशू होता है उसे हम लोग ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर विल अधियर टू टाइमलाइंस फिक्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अधियर का मतलब होता है पालन करना, कि भैया आपके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैं उसका पालन करूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसे अधियर कहते हैं। तो ये मामला काफ़ी समय से चला ही आ रहा है, आपको पता ही है। गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है भाई वो लगातार जुडिशरी को क्रिटिसाइज करती रहती है, क्योंकि 2015 में कोर्ट ने क्या कहा था, जो हमारा एनजेसी था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर हमारे जो लॉ मिनिस्टर रिजू जी, वो कई बार गालियां दे चुके हैं कोर्ट को कि ये नहीं किया जाना चाहिए था। एनीवेज वो चल रहा है, सरकार का अलग से मामला चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को इससे चिड़ मची भैया, सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं और लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, तो सिस्टम परफेक्ट कैसे हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिस्टम का यूज करना बंद कर दें। और माना कि एनजेसी नहीं है, ये हम लोग मान रहे हैं, एनजेसी भी परफेक्ट नहीं है, बट फिलहाल जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको तो यूज करना पड़ेगा ना भाई। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को यह कहना है कि भाई अगर आपको प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, नया कानून लेके आओ, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आपका जो अधिकार है आप उसका यूज करिए, हमारा जो अधिकार है हम लोग उसका यूज करेंगे। लेकिन जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको तो गालियां मत दीजिए, इंप्रूवमेंट करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाम प्रपोज किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं बाय कॉलेजियम सिस्टम, सरकार उसको डिले कर देती है, डिले करती रहती है। उस डिले की वजह से जो है वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो पाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप डिले मत करिए, आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है, आप नया सिस्टम लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाम आपको भेजे जाते हैं आप उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करिए। 2021 के अंदर एक जजमेंट के द्वारा कोर्ट ने यह कहा था कि मैक्सिमम 18 वीक तक गवर्नमेंट उसको डिले कर सकती है, 18 वीक से ज्यादा आप उसको डिले मत करिए। लेकिन सरकार तो मान ही नहीं रही है, बहुत सारे नामों को रिप्लेस यहाँ पे मतलब सरकार जो है रिकमेंड नहीं करती है। जैसे अभी 1104 104 नामों का लिस्ट भेजी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेट्स सी उसको वो कब कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला काफ़ी समय से चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। कॉलेजियम क्या होता है, एनजेसी क्या होता है, क्या उसके प्लस पॉइंट थे, क्या माइनस पॉइंट थे, है ना, वो सब हम लोग बहुत अच्छे से कई बार कर चुके हैं, तो बार बार वही एक ही लकीर को पीट के कोई फायदा है नहीं। तो बात यह कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑफ कोर्स, लेकिन खाली प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी एडवाइस ली जाती है। उस स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनकी एडवाइस भी ली जाती है। और जो चीफ जस्टिस होते हैं उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, उनकी एडवाइस भी ली जाती है। भाई हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। किसी भी जुडिशरी के अंदर आपको 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो 10 साल कम से कम आप एडवोकेट रहने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, या फिर आप एक परमानेंट एक ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ठीक है, आप कानून के जानकार होने चाहिए, तब जाके जो है आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। हाई कोर्ट के जज बनने की जो अपॉइंटमेंट की पूरी प्रोसीजर होती है वो हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा उसको शुरू किया जाता है। कॉलेजियम
उस नाम को फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह होती हैं उनको फॉरवर्ड करती है, फिर वो नाम कोलेजियम सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को फॉरवर्ड किया जाता है, और इस सारी प्रोसीजर में लगभग जो है साल भर लग जाता है। ठीक है, साल भर लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उसको फिर सेंटर को फॉरवर्ड करती है, फिर सेंटर उसके ऊपर अपना नाम धाम जो भी उसको करना है वो करता है, फिर फाइनल जो है डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का। ठीक है जी, चलिए तो आज का एडिटोरियल क्या कहता है, देखिए कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट लाइक कॉर्पोरेट्स। आजकल पता क्या है, देखिए अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी इज अ बैड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अरे भाई वो कोई कंपनी थोड़ी चला रहे हैं कि वो सीईओ हैं, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं है उसके, और मान लो प्रेसिडेंट हैं भी, अगर होते भी तो वो सीईओ थोड़ी हो गए ना। पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होना और एक कंपनी को सीईओ होने में बहुत फर्क है। लेकिन आजकल जैसा मार्केट में देख ही रहे हो, एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नतीजा ठीक नहीं रहा तो भैया सीईओ की गलती है। अरे वो सीईओ नहीं है भाई, पॉलिटिकल पार्टी और कॉरपोरेट्स में बहुत फर्क होता है। तो आज मैडम ने, रुचि गुप्ता जी ने यही बताने की कोशिश की है कि भाई आप दोनों को बराबर मत मानिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कैसे कैसे अलग होते हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है ये कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी और द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कॉरपोरेट्स। ठीक है, टॉपिक न्यूज में है तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देखिए कॉरपोरेट्स के अंदर ना एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉय को काम दिया जाता है, उनके टारगेट दिया जाता है और बदले में उनको सैलरी मिलती है। राइट, सिंपल सा फंक्शन होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से वहां पे आके काम करते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है काम करने का, ना कोई ऐसा उनके पास टारगेट होता है। वो अगर उनको लगता है पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ उनका आइडियोलॉजी मैच करती है तो आप आइए वॉलंटियर करिए, नहीं तो मत करिए। या फिर क्लेमेंट्स होते हैं, क्लेमेंट्स मतलब जो किसी पोजीशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब कोई सीएम बनना है, उसके सीएम के कई सारे कैंडिडेट होते हैं। आपको कहीं के जिला अधिकारी बनना है तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी का, उसके लिए भी कई सारे कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, एमएलए के लिए कई सारे कैंडिडेट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कई सारे कैंडिडेट होते हैं। तो क्लेमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। पर्पस भी बहुत अलग अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र पर्पस होता है स्टेट पावर को कैप्चर करना अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे, और उस पावर को कैप्चर करने के लिए वो वोट्स मांगता है पॉलिटिकल पार्टी, तब जाके कहीं उसको पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। कॉर्पोरेट्स का एकमात्र पर्पस होता है गुड्स और सर्विसेज को बेचना, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ये प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो पावर में आने के लिए करते हैं, ताकि जब वो पावर में आए तो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से समाज में अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकें, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, वो सब करके। राइट, वो पर्पस दोनों अलग अलग पर्पस होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को सोसाइटी का मैक्रोकोज्म माना जाता है, मतलब समाज का आईना होता है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसमें समाज के हर तबके के लोग होते हैं, हर कास्ट के लोग होते हैं, हर रीजन के लोग होते हैं, अलग अलग सोच विचारों वाले लोग होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, नॉर्मल वर्कर्स भी होते हैं। तो एक सोसाइटी का दर्पण होता है पॉलिटिकल पार्टी। कॉर्पोरेट सोसाइटी का दर्पण नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में तो एक पर्टिकुलर स्किल सेट वाले लोग ही आते हैं भाई, है ना। इसीलिए ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग रहते हैं। राइट, आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूं, डिफरेंट। देखिए ओवरऑल हो सकता है मेजर तौर पे हम लोग एक ही चीज मानते हो, बट फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और उनके बीच में आपको ट्रेड ऑफ करना होता है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अभी मान लो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन समाज में सभी लोग तो बीजेपी की पॉलिसी के साथ 100% अग्री नहीं करते। कुछ लोग 10% अग्री करते हैं, कुछ लोग 50% अग्री करते हैं, कुछ लोग 90% अग्री करते हैं, और कुछ लोग अग्री नहीं भी करते। तो पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी डिफरेंट तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं, सभी के बीच में ट्रेड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो वोट मिलेगा भाई, अदरवाइज तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन कॉर्पोरेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉर्पोरेट्स में हर किसी का वेल डिफाइंड फंक्शन होता है,
और इसमें कोई रोल भी ओवरलैप नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में रोल्स जो है ओवरलैप कर सकते हैं। जनरेट सेंसस एंड मोबिलाइज इलेक्टोरेट, पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम होता है सेंसस को जनरेट करना, लोगों के बीच में जाना, ठीक है, पॉलिसी वगैरह के बारे में बताना, कैंपेनिंग करना और उसके बाद जो है वोट हासिल करना। लेकिन कॉर्पोरेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉर्पोरेट्स में सारी चीज़ें जो है वेल डिफाइंड होती हैं, हर किसी का रोल डिफाइंड होता है, टारगेट होता है, नॉल दैट करके। इंटरनल डिसोनेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप इंटरनली झगड़ रहे हो तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के आउटकम के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं भाई, तो इसका पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट्स में पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, अगर पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आपसे रिजाइन मांग लिया जाता है, अब रिजाइन कर दीजिए, अब कॉर्पोरेट छोड़ के चले जाइए अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो उतना कन्फ्लिक्ट का आउटकम के ऊपर नजर नहीं आता है कॉर्पोरेट्स के अंदर जितना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे काफी फॉर्मल चीजें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मल नहीं होती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स फॉर्मल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर वहां पे रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंक्शन को किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको खुद ही काम करना पड़ता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स में आप अपने फंक्शन को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। हमारा पूरा बीपीओ इंडस्ट्री इसी के ऊपर टिका हुआ है, केपीओ इंडस्ट्री पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है, आउटसोर्सिंग के ऊपर ही टिका हुआ है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स के बीच में। लेकिन रिसेंटली कुछ चेंजेस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉर्पोरेट्स की तरह काम कर रही हैं। जैसे पार्टी होपिंग, अगर मैं मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी उसके साथ मैच करती है। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है ही नहीं, अगर है भी तो उसको चेंज करती रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेता लोग होते हैं कई बार पॉलिटिकल पार्टीज में एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में अंदर जाते रहते हैं। ये तो वैसा वैसा हो गया ना, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, हर 6 महीने के बाद आप कंपनी चेंज करते हो क्योंकि आपको सैलरी हाइक मिलता है। कॉर्पोरेट्स में बहुत होता है, अगर आप ही एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, 6 महीने बाद कंपनी छोड़ दो आपकी सैलरी हाइक हो जाता है। तो ये कहीं कहीं ऐसा है। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जिसमें वो जुड़े होते हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन आप पार्टी छोड़ के चले जाते हो, कौन मंत्री बना देते हैं भाई, आपको टिकट मिल जाती है, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट टाइप का ही यहाँ पे ट्रेंड नजर आ रहा है। हायरिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स, है ना, आजकल आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉर्पोरेट्स को हायर करती हैं, बाहर प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं कैंपेनिंग वगैरह के लिए, है ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे जो आपको नजर, प्रशांत भूषण वाला केस आपने देखा ही होगा, ही इज़ अ प्रोफेशनल, और उसको कैसे हायर किया जाता है उनकी कंपनी को कैंपेनिंग वगैरह के लिए, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा कहता है भैया कर्टेलिंग डिजर्शन थ्रू द एंटी डिफेक्शन। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब यही होता है कि भाई अगर मेरे विचार आपसे अलग हैं तो उसको मैं खुल के बोल सकूं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है। लेकिन एंटी डिफेक्शन क्या कहता है, नहीं, एंटी डिफेक्शन ये कहता है आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते, ना ही आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में बयानबाजी कर सकते हो। अगर आप करोगे भैया आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन ही हो गया है ना पॉलिटिकल पार्टी का। यूज ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय सीएम टू बाईपास द मिनिस्टर्स, अरे भैया मिनिस्टर किस लिए बनाए हैं, इसलिए तो बनाए हैं ताकि क्योंकि वोट लेके आए हैं, उनका अपना एक विचार है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। लेकिन बहुत बार जो सीएम लोग होते हैं वो अपने मिनिस्टर से सलाह लेते ही नहीं, सीधा आईएएस आईपीएस ऑफिसर या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनसे ही सलाह लेके अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन ही नजर आ रहा है। तो चीजें चेंज हो रही हैं, बट ये कहना कंप्लीटली कि पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं वो चीज़ गलत है यहाँ पे, राइट। ऐसा ना तो बोलना चाहिए और ना ही ऐसी रियलिटी है। तो आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस कुछ बना सकते हो अगर आपको बनाना है। डिस्कस द डिफरेंस या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन, ऐसे सिंपल सा लिखो, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड political parties. Also, discuss the changes in recent times. ठीक है।
150 वर्ड्स और 10 मार्क्स में आप इसको आराम से लिख सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने खैर कर लिया था पहले, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। उसका आंसर हो जाता है फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन, कल मैंने आपको बता ही दिया था। और इसका आंसर हो जाता है केपीओ। केपीओ इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इट्स डिफरेंट, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।